और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीएस स्पेशल एसवी कोचिंग का ऑफिशियल चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपने वीडियो का थंबनेल देखते ही पहचान लिया होगा कि आज कुछ नया होने वाला है, यानी संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री की एक रिवीजन क्लास है बीएसटीसी के लिए, स्पेशल बीएसटीसी के लिए और पीटेट वाले स्टूडेंटों के लिए। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना न भूले। अभी मैं आपके साथ में ज्यादा बातें न करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको अंत तक वीडियो के साथ बना रहना है, क्योंकि अगर आपके हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 में से अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो से क्लियर हो जाते हैं तो कितना अच्छा हो सकता है। तो आपको लगातार वीडियो के साथ बना रहना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम संपूर्ण राजस्थान हिस्ट्री की बात करने वाले हैं। जैसा कि राजवंश के अंदर एक आता है मेवाड़, एक आता है मारवाड़, बीकानेर, आमेर, चौहान, प्रतिहार और इधर एकीकरण 1857 की क्रांति, प्रजा मंडल, इसके बाद में किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें आपको 2 या 3 बार ये वीडियो देखना है, आपका पूरा का पूरा जो रिवीजन है इतिहास का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था। हमारे राजस्थान का एकीकरण में 7 वर्ष 8 माह और 11 दिन का समय लगा था राजस्थान के एकीकरण के अंदर। और हम एकीकरण की बात कर रहे हैं और एकीकरण जो हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। तो राजस्थान के एकीकरण के चरण याद रखने की आपको ट्रिक याद रखनी है। एमपी से बस निकलकर राजस्थान आई, एमपी से बस निकलकर राजस्थान आई, याद रखो। एम से मत्स्य संघ, पी से कुराव राजस्थान संघ, फिर से आया तो संयुक्त राजस्थान संघ, सॉरी फिर कुराव के बाद में से आया तो संयुक्त राजस्थान संघ, उसके बाद में आया तो बृहत राजस्थान संघ, फिर से आया तो संयुक्त बृहत राजस्थान संघ, फिर आता है राजस्थान संघ और फिर आता है राजस्थान संघ। ये 7 चरण थे एकीकरण के। और इन चरणों के अंदर जो डेट आती है कि कौन कौन सी डेट थी, तो आपको याद रखना है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। उसके बाद में कौन कौन से महीने होते हैं ये भी प्रॉब्लम आती है, तो याद रखो मम्मा, अम्मा, मंजन करो, मम्मा अम्मा मंजन करो। तो मैं से मार्च, फिर माँ से मार्च, फिर ऐसे अप्रैल, फिर माँ से मार्च, फिर मैं से मई, फिर जन से जनवरी और फिर नवंबर, जनवरी और नवंबर। इसके बाद में देखो याद रखना है कि कौन कौन सा इसका जो सन थे भी कौन सा चरण जो है वो कौन से सन में मिला था। तो 348, 348 यानी 1948, 249, 150, 156। इसके बाद में आता है कि इस एकीकरण के अंदर एक आपको याद रखनी है उद्घाटन करता। इसके बाद में आपको एक याद रखना है राज प्रमुख
जो बाद में राज्यपाल बना था। एक आपको याद रखना है प्रधानमंत्री आई मीन पीएम, और इसके बाद में आपको याद रखना है रियासतों का विलय। एकीकरण के अंदर आपको एक बात और याद रखनी है कि एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाना और एक क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो उद्घाटनकर्ता को आप कैसे याद रखोगे, तो उद्घाटनकर्ता के लिए ट्रिक आपको याद रखनी है गोडगिल चाचा पटेल। तो गोडगिल से हो गया एनवी गोडगिल, फिर चाचा, तो चाचा किसको कहते हैं, नेहरू जी को। गोडगिल चाचा, और पटेल कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और छठे और सातवें चरण के अंदर वही सरदार वल्लभ भाई पटेल रहता है। राज प्रमुख के अंदर आपको याद रखना है उदय, यानी उदय से उदय सिंह, उदय भीम, तो भीम सिंह है। भोपाल, उदय भीम भोपाल, मान सिंह है। और छठे चरण में भी कौन रहते हैं, मान सिंह ही रहते हैं। उदय भीम भोपाल और मान सिंह। और इसको सातवां चरण जो था, इसके अंदर जो राज्यपाल का पद जो था, वो राष्ट्र प्रमुख का जो पद था उसको क्या बना दिया था, राज्यपाल बना दिया था। प्रधानमंत्री को याद रखो शोभा से शोभा राम कुमावत, शोभा गोकुल, तो गोकुल लाल आशावा। शोभा गोकुल की मणि से याद रखो माणिक्य लाल वर्मा। शोभा गोकुल की मणि हीरे जैसी, शोभा गोकुल की मणि हीरे जैसी। और छठे और सातवें चरण में भी कौन रहता है, छठे चरण में भी हीरालाल शास्त्री रहता है, जिसको प्रधानमंत्री से प्रथम क्या बना दिया था, मुख्यमंत्री बना दिया था। उसके बाद में हम बात करेंगे रियासतों का विलय। तो रियासतों, प्रथम चरण के अंदर कौन कौन सी रियासतों का विलय होता है, तो आपको याद रखना है ए बी सी और डी। ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। दूसरे चरण के अंदर आपको याद रखना है बाबू जाड़ू कीको प्रशाटो, बाबू जाड़ू कीको प्रशाटो। तो बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, जा से झालावाड़, और उसके बाद में डू से डूंगरपुर। बाबू झाड़ू की को, तो की से किशनगढ़, और को से कोटा, और प्र से प्रतापगढ़, और सा से शाहपुरा, और ट से टोंक। बाबू झाड़ू की को प्रशाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक जो है वो दूसरे चरण के अंदर विलय हुए थे। तीसरे चरण जो आता है, तीसरे चरण में मात्र कौन सा, उदयपुर। तीसरे चरण में मात्र जो है वो उदयपुर जो है, इस उदयपुर को सम्मिलित किया गया था। और पांचवें चरण में कोई भी रियासत का विलय नहीं होता है। और छठे चरण के अंदर सिरोही का विलय होता है, किसको छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर। और सातवें चरण में किसका विलय हो जाता है, आबू और देलवाड़ा यानी कि समेत सिरोही का विलय हो जाता है। आपको ट्रिकें याद रखनी है। एमपी से बस निकलकर राजस्थान आई 1825, 1830, 1526, 1 मम्मा अम्मा मंथन करो 348, 249, 150। उद्घाटनकर्ता गोडगिल चाचा पटेल, और राज प्रमुख में उदय भीम भोपाल, मान सिंह याद रखना है। पीएम में शोभा गोकुल की मणि हीरे जैसी, और रियासतों के विलय में एबीसीडी, और दूसरे के अंदर बाबू जाड़ू की को प्रशाटो, और तीसरे में उदयपुर, और चौथे के अंदर जो है, जो तीसरे के अंदर उदयपुर आती है, और चौथे के अंदर जो है वो अपना रहता है जेबी, यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर।
जेबी और पांचवें चरण के अंदर कोई भी रियासत का विलय नहीं होता है। और छठा जो चरण है और सातवां जो चरण है उसके अंदर छठे में सिरोही का विलय होता है आबू देलवाड़ा को छोड़कर, और सातवां जो चरण है इसके अंदर कंप्लीट आबू और देलवाड़ा समेत सिरोही का क्या हो जाता है, सम्मिलित हो जाती है, एकीकरण। उसके बाद में 1857 की क्रांति में आपको क्या क्या किस प्रकार से 1857 की क्रांति में आपको याद रखना है, तो आप देखो नाम से आपको याद रह जाएगा 1857 की क्रांति। तो कैसे क्रांति और कैसे ही कैनिंग, कैसे क्रांति और कैसे कैनिंग, यानी कि इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कैसे क्रांति और कैसे कोलबी, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था वो था कोलबी। और क्रांति का चिन्ह क्या था, कमल और रोटी। क्रांति का जो चिन्ह था वो क्या था, कमल और रोटी क्रांति का चिन्ह आता है। उसके बाद में अपने राजस्थान के अंदर जो पूरे भारत में अगर बात करें तो 10 मई को क्रांति की शुरुआत हुई थी और राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति कौन करते हैं, तो क्रांति वही करते हैं जो क्या होते हैं, पैसे से लॉयड यानी शेर होते हैं, वही क्रांति करते हैं। तो इस समय जो यहाँ का यानी कि जो एजीजी होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल जो होता है वो कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी था वो कौन था, पैट्रिक लॉरेंस था। इसके बाद में अलग अलग रियासतों को अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट दिए गए थे, जैसे पॉलिटिकल एजेंट और रियासत। तो सबसे पहले देखो कोटा, कोर्ट के क्या लगते हैं भैया, तो कोर्ट के बटन लगते हैं, कोर्ट के बटन लगते हैं। उसके बाद में एक आपको याद रखना है भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर, यानी कि वहां पर क्या है, जाट लोग रहते हैं। तो बताया जाता है कि जाट लठ मार के मोर बुला दे, यानी कि मोरी सन। भरतपुर का कौन हो गया, मोरी सन हो गया। उसके बाद में आता है जोधपुर, और जोधपुर सबसे गर्मी वाला क्षेत्र है, यानी कि ज्यादा गर्मी में क्या लग जाती है, मोक लग जाती है। तो मेक मोशन, मेक मोशन जो था वो जोधपुर का था। उसके बाद में देखो जयपुर, तो जयपुर राजस्थान, भारत का जो ईडन गार्डन है वो कोलकाता में है, और राजस्थान का ईडन गार्डन कहाँ पे है, जयपुर में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो जयपुर का कौन हो गया, ईडन। और एक आता है उदयपुर का जो आपको याद रखना होगा वो कौन था, मेजर शावर्स था। 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी, कितनी थी, 6 छावनी थी। और 6 कौन-कौन सी छावनी थी, आपको जितना पढ़ना है वही याद रखना है आपको। 1857 की क्रांति के समय में 6 छावनियां थी, 6 कौन-कौन सी थी, तो आप याद रखो, ए नानी मेरो ब्याह कौन देखो। तो ए से एरिनपुरा, ना से नीमच, और नी से ना से हो गया नसीराबाद, और नी से हो गया नीमच। ए नानी मेरो ब्याह से हो गया ब्यावर, ब्याह से हो गया ब्यावर। ए नानी मेरो ब्याह कौन, देश से हो गया देवली, और कैसे हो गया खेरवाड़ा। ए नानी मेरो ब्याह कौन देखो, यानी कि आपको 6 छावनी याद रखनी है, एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा। इनमें से जो ब्यावर और खेरवाड़ा है, ब्यावर और खेरवाड़ा जो है इसने क्रांति के अंदर भाग नहीं लिया था। इनके स्थान पर भाग लेता है कोटा और बिठोड़ा, कोटा और बिठोड़ा ने भाग लिया था। अब आपको इनके कर्म याद रखने हैं। तो सबसे पहले क्रांति कहाँ पे होती है, नसीराबाद में होती है। सबसे पहले क्रांति कहाँ पे होती है, नसीराबाद में होती है। और नसीराबाद में क्रांति जो है वो कब हुई थी उसकी भी बात करेंगे, नसीराबाद। और नसीराबाद के बाद में क्रांति होती है नीमच के अंदर, और नीमच के बाद में जो क्रांति है वो होती है देवली के अंदर, और देवली के बाद में क्रांति होती है एरिनपुरा के अंदर, और एरिनपुरा के बाद में क्रांति होती है बिठोड़ा के अंदर, और बिठोड़ा के बाद में क्रांति होती है कोटा में। हमें 6 छावनी थी पहले, लेकिन 2 ने अगर भाग नहीं लिया तो उनके स्थान पर 2 और आ गई, मतलब 6 की 6 ही रह गई। तो क्रांति का अगर हम डेट याद रखें कि क्रांति कब हुई थी,
तो आप याद रखो एक कोड उसी प्रकार से 283, 521 और 815। 283 का 28 उठाओ, फिर 3 उठाओ, फिर 5 उठाओ, फिर 21 उठाओ, फिर 8 उठाओ, फिर 15। 283, 521 और 815। इसके बाद में देखो जो 1857 की क्रांति है वो राजस्थान में 28 मई से शुरू होती है। 28 मई से शुरू होती है। मई के बाद में जून आता है, जून के बाद में जुलाई आता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसके कारण जून को दोबारा दे दिया और जून के बाद में जुलाई नहीं आया तो क्या आ गया, अगस्त आ गया। और अगस्त के बाद में क्या आता है, सितंबर आता है। परंतु सितंबर के बाद में तो क्या आता है, अक्टूबर आता है। तो आपको याद रखना है क्रम वाइज जून को 2 बार याद रखो तो जुलाई नहीं आएगा, और अगर जुलाई नहीं आएगा तो क्या आएगा, अगस्त आएगा। इसके बाद में क्रांति का नेतृत्व करता देख लो, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। इसके अंदर नसीराबाद में जो क्रांति का नेतृत्व करता था उसका नाम था बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह क्रांति का नेतृत्व करता था। नसीराबाद वर्तमान अजमेर में पड़ता है और जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम था न्यूबरी। ज्यादा तत्व आदमी कौन अंग्रेजा में तो न्यूबरी, और न्यूबरी की हत्या हुई थी और बख्तावर सिंह क्रांति का नेतृत्व करता था। इसके बाद में नीमच, नीमच जो है वो वर्तमान तो एमपी के अंदर है, लेकिन पहले कहां का, कौन सी मेवाड़ रियासत का ही एक हिस्सा था और मेवाड़ का जो शासक था वो स्वरूप सिंह था। परंतु क्रांति का नेतृत्व तो हीरा लाल ने किया था। क्रांति का नेतृत्व तो हीरा लाल ने किया था। देवरी की क्रांति कोई महत्वपूर्ण नहीं है, रिंगपुरा की क्रांति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है रिंगपुरा की क्रांति कि यहाँ से 3 व्यक्ति थे, तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खान, जिनको सिरोही भेजा जा रहा था और उन्होंने आबू के अंदर क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। जब आबू के अंदर विद्रोह होता है तो इनको शरण कौन देता है, तो इनको शरण देता है अहुआ का जो ठाकुर था उसका नाम था कुशाल सिंह। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको शरण दी थी। जब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको शरण दी तो एरिपुरा पाली में पड़ता है और पाली जो है वो गांव पे कौन सा क्षेत्र आ गया, जोधपुर वाला क्षेत्र आ गया। और जोधपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मेघमो सेन, और मेघमो सेन ने अपने सेनापति जिसका नाम था हितकोट, और यहाँ का जो शासक था तख्त सिंह। तख्त सिंह ने अपने सेनापति और नाड़ सिंह को क्रांति के लिए भेज दिया, लेकिन क्रांतिकारियों ने इनका बेड़ा ही गर्क कर दिया। क्रांति यानी कि की बात है 8 सितंबर की बात है। जब 8 सितंबर को ऐसा हुआ तो 18 सितंबर को फिर से आगे 8 सितंबर को युद्ध होता है जिसका नाम आता है पिठोड़ा का युद्ध। लेकिन 18 सितंबर को तो सेलावास का युद्ध होता है, गोरे काले का युद्ध होता है। 18 सितंबर को होता है गोरे काले का या सेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर को। इस युद्ध में मेघमो सेन की गर्दन को काटकर अहुआ के किले के आगे लटका दिया था। उसके बाद में जो क्रांति होती है वो कहां पे होती है, कोटा में, और कोटा में 15 अक्टूबर को क्रांति हुई थी। और यहाँ का शासक था राम सिंह सेकिंड। यहाँ का जो शासक था उसका नाम क्या था, राम सिंह सेकिंड नाम था। और यहाँ पर कोटा के अंदर जो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था उसकी गर्दन को लकड़ी में लगाकर पूरे कोटा का चारों ओर क्या लगाए थे, चक्कर लगाए थे। ये आपके 1857 की क्रांति। उसके बाद में देखो इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपके किसान आंदोलन। किसान आंदोलन जो है, किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण आता है बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया जो है वो वर्तमान कहां पर पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और बिजोलिया ऊपरवाल की जागीर में आता है। और बिजोलिया में लगभग जो लोग थे वो जाखड़ जाति के रहते। बिजोलिया किसान आंदोलन की हम बात करने वाले हैं। और बिजोलिया जो है वो ऊपरवाल की जागीर में आता है। राणा सांगा ने अशोक परमार को इसको भेंट किया था। तो बिजोलिया के जो संस्थापक है वो अशोक परमार है। यहाँ पर लगभग जो थे वो जाखड़ जाति के लोग रहते थे और इनसे 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। बिजोलिया के अंदर जाखड़ जाति के लोग रहते थे और इनसे 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। 1894 में राव कृष्ण सिंह यहाँ के ठिकानेदार बने। तो इन्होंने कोई भी कर की समाप्ति नहीं की, जिसके कारण किसानों को लगा कि हमें अब इसको हटाना चाहिए। तो 1897 के अंदर यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गिरधरपुर गांव का गंगाराम जाखड़। उसके पिता की
नानजी पटेल और एक था ठाकरी पटेल। इनको जो मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह है, मेवाड़ का महाराणा जो था उसका नाम था फतेह सिंह है, इस फतेह सिंह के पास में भेजा। फतेह सिंह ने जैसे ही फतेह सिंह के पास में जाते हैं तो फतेह सिंह ने जांच करने के लिए एक व्यक्ति को भेज दिया जिसका नाम था हमीद हुसैन। हमीद हुसैन को फतेह सिंह ने जांच करने के लिए भेजा। हमीद हुसैन वापस आकर फतेह सिंह को रिपोर्ट देता है, लेकिन ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद में 1903 के अंदर राव कृष्ण सिंह ने एक नया कर लागू कर दिया जिसका नाम था चौड़ी कर। और उसके बाद में 1906 में राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में इसी का पुत्र जिसका नाम था पृथ्वी सिंह या पृथ्वीराज जो है वो क्या बनता है, ठिकानेदार बनता है। लेकिन इसने भी कोई कर की समाप्ति नहीं की, इसने फिर से नया कर लगा दिया जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। अब इसने यहाँ पर एक नया कर लगा दिया तलवार बंधाई कर। 1914 के अंदर ठिकानेदार जो बनता है वो बनता है केसरी सिंह। केसरी सिंह जो है वो किसानों से कर लेता था, जिसके कारण साधु सीताराम दास ने इसका विरोध किया था। किसने? साधु सीताराम दास ने इसका विरोध किया था। और इसी के कहने पर 1916-17 के अंदर विजय सिंह जो थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। और इस विजय सिंह ने 1917 के अंदर किसान उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, किसान उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और विजय सिंह 1918 में महात्मा गांधी से मिलते हैं और महात्मा गांधी ने इसको उपाधि दी थी, कौन सी? पथिक की उपाधि दी थी। किसको? विजय सिंह को। और महात्मा गांधी ने जांच करने के लिए एक व्यक्ति को भेजा था और उस व्यक्ति का नाम था, जो महात्मा गांधी ने जांच करने के लिए भेजा था उसका नाम था महादेव देसाई। और महादेव देसाई ने कहा कि किसानों की दशा जो है वो दयनीय है। इसके बाद में क्या हुआ? 1919 की बात है और 1919 में विजय सिंह ने राजस्थान सेवा संघ का गठन वर्धा महाराष्ट्र के अंदर किया था। और यहाँ से इसने राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला था। और इसी का एक मित्र आता है जिसका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसने प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और बाद में इसका 1919 के ही अंदर या 1920 के अंदर जो वर्धा महाराष्ट्र था इससे इसको कहां पर लेकर गए? अजमेर के अंदर इसको स्थानांतरित किया गया। और वहां पर विजय सिंह ने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था नवीन राजस्थान। लेकिन सरकार ने इसके ऊपर जैसे ही रोक लगाई तो इसका नाम क्या कर दिया? तरुण राजस्थान कर दिया। इसका नाम जो बदल कर क्या कर दिया? तरुण राजस्थान। 1920 के अंदर इसका नाम जो है वो क्या कर दिया? तरुण राजस्थान कर दिया। उसके बाद में 1922 के अंदर एजीजी हॉलैंड को बिजोलिया जांच करने के लिए भेजा। इसने किसानों की दशा दयनीय बताई। और एजीजी हॉलैंड ने 35 करोड़ की क्या करती थी? 35 करोड़ को समाप्त कर दिया था। 1923 के अंदर विजय सिंह जो है वो बेंगू किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और वहां पर 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस विजय सिंह के बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। 1941 में माणिक्यलाल वर्मा ने टी राघवाचारी के साथ में मिलकर क्या कर लिया? समझौता कर लिया और आंदोलन का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। ये था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। और एक आता है बेंगू किसान आंदोलन, जो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है बेंगू किसान आंदोलन वाली। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं प्रजामंडल की। प्रजामंडल, तो प्रजामंडल को याद कैसे रखना है? तो आपको ट्रिकें याद रखनी है। पोइम बनाकर बुक जय करे 31 में। दूसरी ट्रिक है मजा नहीं 34 में। उसके बाद में तीसरी ट्रिक है वेद बिका 36 में। वेद बिका 36 में। उसके बाद में बर किस्म और हरी मामे के शहर में डोली ज्वाला। 12 किस्म और हरी त्रिलोक मामे के शहर में डोली
ज्वाला, वर किशन और हरि त्रिलोक मामे के शहर के अंदर डोली ज्वाला। उसके बाद में कौन काकी गोसिर, कौन काकी गोसिर, कौन काकी गोसिर, कौन काकी गोसिर, कौन काकी गो सिर। उसके बाद में आपको याद रखना है बावरा, कौन काकी गो सिर जो है वो 1939 के अंदर आपको याद रखना है, और इसमें आपको याद रखना है 1938। उसके बाद में बावरा कुशल 42 में, बावरा कुशल 42 के अंदर आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है भूपेंद्र बांसा जैसल मीठा 45 में, भूपेंद्र बांसा और जैसल मीठा, ये आपको याद रखना है 1945 के अंदर। और बोड़ू आया, ये आप इससे पहले थोड़ा इसको याद रखो, भूपेंद्र बांसा और इसको याद रखो 1943 के अंदर बोड़ू आया 1945 में, बोड़ू आया 1945 में। और उसके बाद में आपको याद रखना है जाला मांगी 46 में, जाला मांगी 1946 में। अब आपको ट्रिक वाइज इनको हल करना है, तो देखो बुक चेक करें 31 में, तो बू से कुंदी और कैसे कांतिलाल, जैसे जयपुर और करे से कर्पूरचंद पाटमिशन 1931। उसके बाद में मजा नहीं 34 के अंदर, तो मैं से मारवाड़ और जैसे जमनालाल बजाज, है से हड़ौती और मैं से नैनूराम सन 1934। उसके बाद में वेद बीका 36 में, तो वेद से मगाराम वेद और बीका से बीकानेर सन 1936। उसके बाद में देखो वर किशन और हरि मामे, वर किशन और हरि त्रिलोक मामे के शहर में डोली ज्वाला, तो वर से भरतपुर और किशन से किशन लाल, वर से भरतपुर और किशन से किशन लाल। और से याद रखो अलवर और हरि से याद रखो हरि नारायण, हरि से याद रखो हरि नारायण। मां में, तो में से मेवाड़ और माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ और माणिक्यलाल वर्मा। और उसके बाद में शहर, मामे के शहर, तो शहर से याद करो शाहपुरा और रै से याद करो रमेश चंद्र, शहर से याद करो शाहपुरा और रै से याद करो रमेश चंद्र। उसके बाद में क्या है डोली, तो डोली से याद करो धौलपुर और ज्वाला से याद करो ज्वाला प्रसाद। उसके बाद में कौन काकी को सिर, तो को से कोटा और नै से नैनूराम। और उसके बाद में किशनगढ़, किशनगढ़ का कांति लाल और सिरोही का गोकुल लाल अशावा 1939। बावरा कुशल, तो कुशलगढ़ का भंवरलाल सराफ 1943। भूपेंद्र बांसा बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ और जैसल मीठा, तो जैसलमेर का मीठालाल व्यास। बोड़ू आया, तो डू से डूंगरपुर का भोगीलाल पांड्या 1945 और जाला से झालावाड़ और मांगी से मांगी लाल। उसके बाद में देखो ये है प्रजामंडल, उसके बाद में आते हैं, जैसे पहले बात कर लेते हैं सभ्यता की। सभ्यता के अंदर आपको याद रखनी है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा याद रखो, एक गणेश्वर याद रखो। इसके बाद में एक सभ्यता आती है आहड़ सभ्यता, और आहड़ के बाद में एक जो सभ्यता आती है पालाकल सभ्यता, एक सभ्यता आती है पालाकल सभ्यता। और इसके पालाकल के अलावा एक आती है आपकी बागोर सभ्यता, या हम कह सकते हैं एक आती है बेराट सभ्यता, एक आती है बागोर सभ्यता। महत्वपूर्ण इतनी सभ्यताएं हैं, इनका हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा विस्तार नहीं देखना है इनका। देखो कालीबंगा जो सभ्यता है
1951-52 में इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। और इसका उत्खनन 1961 से 1969 के मध्य बी.वी. लाल और बी.के. थापर 1951-52 में उत्खनन अमलानंद घोष ने किया था। नदी आपको याद रखनी है सिंधु नदी। 1961 से 69 में बी.वी. लाल और बी.के. थापर ने इसका उत्खनन किया था। यानी पति अमल खाकर आया, बी.वी. लाल हो गई और बीबी ने क्या लगा दिया? थप्पड़ लगा दिया। गणेश्वर, तो गणेश्वर सीकर जिले में काकरी नदी के किनारे है। खोज इसकी लास्ट है को रमेश चंद्र, खोज इसकी रमेश चंद्र ने की थी। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता की खोज जो है रमेश चंद्र ने रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी और सन 1972 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता की खोज की थी। और इसका उत्खनन 1977-78 में एक तो रतन चंद्र अग्रवाल था और एक था विजय कुमार 1977 और 78 में। उसके बाद में जो सभ्यता आती है आहड़, तो ऐसे आहड़ और ऐसे आयड़ और ऐसे ही आहड़ और ऐसे उदयपुर। आयड़ नदी के किनारे उदयपुर शहर में कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता है। उसके बाद में बेराट, तो बेराट जो है वैसे बेराट और वैसे बाण गंगा, जयपुर की बाण गंगा नदी के किनारे जो विकसित हुई थी वो थी बेराट सभ्यता। और इसके अलावा एक आती है बागोर सभ्यता। तो बागोर सभ्यता कहाँ की है? भीलवाड़ा की है। कौन सी नदी के किनारे? भीलवाड़ा और कोठारी नदी के किनारे जो है वो बागोर सभ्यता विकसित होती है। उसके बाद में देखो एकीकरण हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, प्रजामंडल हो गया, किसान आंदोलन हो गया और एक अपना क्या हो गया? सभ्यता हो गया। अब देखो राजवंश। राजवंश, राजवंश में सबसे पहले आप देख लो जैसे मारवाड़, जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो क्या था? मारवाड़ था। याद रखो जोधपुर का जो पहला शासक था उसका नाम था राव सिंहा। राव सिंहा ने बाली वाले क्षेत्र के अंदर 1240 में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश। राव सिंहा, सी अंग्रेजी वाला सी और अंग्रेजी वाले सी से क्या बनता है? चूड़ा। अगला जो शासक आता है वो कौन आता है? राव चूड़ा आता है। राव चूड़ा सबसे प्रतापी शासक था। प्रथम प्रतापी जो शासक था वो राव चूड़ा था। और एक प्रतिहार शासक था जिसका नाम था इंद्रजीत। इंद्रजीत ने अपनी पुत्री का विवाह राव चूड़ा के साथ में कर दिया और राव चूड़ा को मंडोर दहेज में दे दिया। और यहाँ से इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बना ली? मंडोर, जोधपुर बना ली। तो अंग्रेजी वाले सी को गोल कर दो, क्या बन गया? चूड़ा बन गया। और चूड़ा कहाँ पर गिरा? रण में। कहाँ पर गिरा? रण में। तो रण से याद रखो रणमल। ये रणमल वही है जिसको 1438 के अंदर महाराणा कुंभा ने बारहमली की सहायता से इसको क्या कर दिया था? टपका दिया था। वह कौन था? रणमल राठौड़ था, जिसका अधिकांश समय कहाँ पर बीता था? अधिकांश समय मेवाड़ में बीता था। रण कहाँ का था? तो रण याद रखो जोधपुर का था। रण कहाँ का था? जोधपुर का था। तो जोधपुर से याद रखो राव जोधा, जिसने 1459 के अंदर जोधपुर शहर की स्थापना की थी। और इसी के समय 1453 के अंदर एक संधि होती है। संधि का नाम था आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि हंसाबाई ने करवाई थी, जिसका मुख्य केंद्र था सोजत पाली। उसके बाद में आप देखो जोधा के कितने पुत्र थे? जोधा के 5 पुत्र थे। 2 को इतिहास ने सुझा दिया। एक था जिसका नाम था सातल देव, और सातल देव को किसने सुझा दिया? बुढ़ले खां ने सुझा दिया। एक था बीका, जो बीकानेर चला गया। जो बीका था वो कहां चला गया? बीकानेर चला गया। और एक कौन बचा था? सुजा बचा था। अब अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? सुजा बनता है। सुजा जो था उसी का एक पुत्र था सुजा, यानी कि देखो अगला जो शासक बना वो कौन बन गया? सुजा बन गया। देखो राव सिंहा, सी अंग्रेजी वाला, जिससे चूड़ा बनता है। चूड़ा गिरा रण में। रण कहाँ का था? जोधपुर का था। और जोधा के 5 पुत्र थे। शासक बना सुजा। जब शरीर सूज
जाता है, जब शरीर सूज जाता है तो पसीने की क्या बहती है, गंगा बहती है। तो अगला जो शासक था वो था राव गंगा, जिसने महाराणा सांगा की सहायता की थी। कौन से युद्ध में? तो खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता किसने की थी? राव गंगा ने अपने पुत्र को भेजा था। पुत्र का नाम था मालदेव गंगा। जब शरीर सूज जाता है तो शरीर का पूरा क्या निकल जाता है? माल निकल जाता है। अगला जो शासक था मालदेव था, जिसको सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। मारवाड़ का हालगुरु भी इसको कहा जाता है और इसे 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। इसने 52 युद्ध किए थे अपने समय में। और साथ में इसके अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है 1541 का, जिसका नाम था पाहेबा साहिबा का युद्ध। फलोदी जोधपुर में हुआ था, बीकानेर के राव जेठ सिंह और मालदेव के मध्य, जिसमें राव जेठ सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी के समय में 1544 के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम था गिरी सुमेल या सुमेलगिरी का युद्ध जो है वो कब होता है? तो सुमेलगिरी का युद्ध होता है 1544 के अंदर सुमेलगिरी का युद्ध होता है, जिसके अंदर मालदेव की हार होती है और शेरशाह सूरी की क्या होती है? विजय होती है। और इसी मालदेव की एक पत्नी थी जिसका नाम था हाड़ी रानी उमादे, जो अपने पति से नाराज होकर जो तारागढ़ दुर्ग गढ़पिटली जो दुर्ग है उसके अंदर रही थी। उसी की पत्नी थी जिसका नाम था रूठी रानी उमादे के नाम से, जिसको इतिहास में जाना जाता है। देखो राव सिंह सी अंग्रेजी वाला, जिससे चूड़ा बनता है, चूड़ा गिरा रण में। रण कहाँ का था? जोधपुर का था। जोधा के 5 पुत्र थे, शासक सूजा बना। जब शरीर सूज जाता है तो पसीने की गंगा बहती है। जब पसीने की गंगा बहती है तो शरीर का सारा माल निकल जाता है। उसके बाद में जब शरीर का सारा माल निकल जाता है तो शरीर चंद्रमा के समान चमकने लगता है। अगला शासक बना चंद्रसेन। कौन बनता है? चंद्रसेन बनता है। चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा, प्रताप का पथ प्रदर्शक, प्रताप का अग्रगामी के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, जिसके अंदर इसने अपने पुत्र राम सिंह को भेजा था, स्वयं नहीं गया था। इसे अकबर का जो इसने अकबर की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया था। देखो जब शरीर सूज जाता है, जब शरीर सूज जाता है तो पसीने की गंगा बहती है। जब पसीने की गंगा बहती है तो शरीर का सारा माल निकल जाता है। जब शरीर का सारा माल निकल जाता है तो शरीर चंद्रमा के समान चमकने लगता है। जब शरीर चंद्रमा के समान चमकने लगता है तो शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। मोटा राजा उदय सिंह, तो शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। तो मोटा राजा उदय सिंह, और इसी मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था और अपने पुत्र अपनी पोत्री का विवाह इसने किसके साथ में किया था? अकबर के साथ में किया था। और अकबर ने इसको मोटा राजा की उपाधि दी थी। जब शरीर चंद्रमा के समान चमकने लगता है तो शरीर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है। और जब मोटा हो जाता है यानी मोटा तो क्या होता है? सूर होता है। अगला जो शासक बनता है वो सूर सिंह बनता है। शरीर यानी कि मोटा तो क्या होता है? सूर होता है। सूर को मारने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गज की पड़ती है। अगला जो यानी हाथी की पड़ती है। अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? गज सिंह बनता है। यानी कि जो सूर होता है उसको मारने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? गज की जरूरत पड़ती है। और गज का जय याद दिलाता है हमें जसवंत सिंह की। गज का जय याद दिलाता है जसवंत सिंह की, जिसकी रानी का नाम था जसवंत दे, जिसकी रानी का नाम था जसवंत दे। यानी कि जब युद्ध हुए थे उत्तराधिकारी के किसके मध्य? दारा शिकोहा और उसका जो भाई औरंगजेब था उनके मध्य जब उत्तराधिकारी के युद्ध होते हैं तो जसवंत सिंह ने दारा शिकोहा का साथ दिया था। और जैसे ही घर पे हार कर आता है तो इसकी रानी जसवंत दे ने घर के दरवाजे खोलने से, दुर्ग के दरवाजे खोलने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। और इसकी मृत्यु 1578 में जमरूद अफगानिस्तान के अंदर होती है। और जोधपुर की भूमि को औरंगजेब ने क्या कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया था। उसके बाद में जसवंत जो था वो ए जीत था। ए जीत का मतलब जिसको कोई हरा ना सके,
देवारी समझौता होता है और इसने अपनी पुत्री सूरज कुंवरी का विवाह जो है वो आमेर के राजा सवाई जय सिंह के साथ में किया था। अजीत सिंह का लालन पालन इसकी दाई माँ जो बोरा दाई थी उसने इसका लालन पालन किया था और औरंगजेब ने इसको जो दिल्ली का आगरा का किला उसके अंदर कैद करके रखा था अजीत सिंह को। अजीत जसवंत जो था वो अजीत था यानी अजीत सिंह होता है और जो अजीत होता है वही उसी को क्या कहते हैं अभय कहते हैं यानी अभय सिंह है। अगला जो शासक आता है अभय सिंह आता है और अभय सिंह जो है इस अभय सिंह के समय में क्या होता है कि अभय सिंह के समय के अंदर जो खेजड़ली गांव का जो यानी अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पेड़ों की रक्षा की थी वो अभय सिंह के समय आता है जिसमें 363 के आसपास महिलाओं ने और पुरुषों ने अपनी क्या दे दी थी बलि दे दी थी। जो अभय होता है उसी की क्या होती है विजय होती है। जो अभय होता है उसी की क्या होती है विजय होती है। अगला जो शासक आता है वो कौन आता है विजय सिंह आता है और इस विजय सिंह ने अंग्रेजों के साथ में शाइक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। 1813 ईस्वी की जो शाइक संधि थी उसके 1813 में इसने शाइक संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। विजय सिंह को जागीर का नमूना बताया जाता है और इसकी जो पत्नी थी अनार बेगम इसको क्या कहा जाता है तो इसकी जो पत्नी थी उसको नूरजहां कहा जाता है। मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। जिसकी विजय होती है उसी का क्या बढ़ता है मान बढ़ता है। तो अगला शासक कौन आता है मान सिंह आता है। परंतु क्रांति के समय तख्त पर बैठने के लिए तो कौन आया था मान सिंह ने की थी 1813 में शाइक संधि पर हस्ताक्षर। उसके बाद में देखो 1857 की क्रांति में तख्त पर बैठने के लिए तो तख्त सिंह आया था किंतु एकीकरण के समय पे तो सब किसका जाप कर रहे थे हनुमान का। तो हनुमत सिंह जय हनुमान ज्ञान सागर यानी हनुमान का जाप कर रहे थे। राव सिंह पहला शासक आता है। राव सिंह सी अंग्रेजी वाला सी को गोल कर दो चूड़ा बन गया चूड़ा गिरा रण में रण काका था जोधपुर का था। जोधा के 5 पुत्र थे। 2 को इतिहास ने सुझा दिया एक को गुर्दे का ने सुझा दिया एक था बीका जो बीकानेर चला गया था एक था सूजा शासक बना। जब शरीर सूज जाता है तो पसीने की गंगा बहती है। जब पसीने की गंगा बहती है तो शरीर का सारा माल निकल जाता है। जब शरीर का सारा माल निकल जाता है तो शरीर चंद्र के समान चमकने लगता है और जब चंद्र के समान चमकने लगता है तो शरीर क्या हो जाता है मोटा हो जाता है और मोटा तो सूर भी होता है। सूर को मारने के लिए गज की जरूरत होती है। गज का जय हमें याद दिलाता है जसवंत सिंह की। जसवंत सिंह अजीत था जो अजीत होता है यानी जो अभय होता है वही जो अभय होता है उसी की क्या होती है विजय होती है। जिसकी विजय होती है उसी का मान बढ़ता है। परंतु क्रांति के समय तो तख्त पर बैठने के लिए तख्त सिंह आया था और एकीकरण के समय तो सभी हनुमान का जाप कर रहे थे। एकीकरण के समय तो सभी हनुमान का जाप कर रहे थे। यह आपका मारवाड़ हो गया। बीकानेर पीलू जगह रांग करा सुख आंसू से गंगा बहे। तो बी से हो गया बीका लू से हो गया लूण करण। उसके बाद में पीलू जय से हो गया जेतसी। का से हो गया कल्याणमल। रा से हो गया राय सिंह। द से हो गया दलपात और कै से हो गया करण सिंह। दलपात हो गया और दलपात के बाद में जो अगला शासक आता है उसका नाम आता है कर्ण। बिल्लू जगह राग करा और कर्ण सिंह नहीं आता है बिल्लू जगह राम और उसके बाद में आता है सरदार सिंह। बिल्लू जगह राग करा सुकर सूर सिंह आता है सूर सिंह और कैसे कर्ण सिंह। सूर सिंह और कैसे आता है कर्ण सिंह। सुख आंसू फिर आता है सरदार सिंह और फिर आता है गंगा सिंह। जो लास्ट शासक आता है वो कौन सा आता है गंगा सिंह। राव बीका जो है इस राव बीका ने करनी माता की सहायता से 1465 के जंगल प्रदेश बीकानेर में इसने बीका
अनेर के अंदर जामल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी और इसने देशनोक के अंदर करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में जो अगला जो शासक आता है उसका नाम आता है राव लूणकरण। राव लूणकरण, तो राव लूणकरण को विठू सूजा ने कलयुग का करण कहा। विठू सूजा ने कलयुग का करण कहा था। इसको कहा था लूणकरण को कहा था। उसके बाद में आता है राव जेतसिंह। अगला जो शासक आता है वो आता है राव जेतसिंह और इसी जेतसिंह के समय 1541 के अंदर एक युद्ध होता है पाहेबा साहेबा का युद्ध और इस पाहेबा साहेबा के युद्ध में जेतसिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कल्याणमल जो था, इस कल्याणमल ने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया और अपने पुत्र पृथ्वीराज व राय सिंह को अकबर की सेवा में छोड़ दिया। और पृथ्वीराज जो था इसने बेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात लिखी थी। कहां पर लिखी थी, तो इसको गागरोन का दुर्ग भेंट किया था अकबर ने और उसी दुर्ग के अंदर इसने बेली कृष्ण रुक्मणी की ख्यात नामक ग्रंथ लिखा, जिसको प्रकाशित करने का श्रेय डॉक्टर टेसी ट्योरी को जाता है। और टेसी ट्योरी की जो छतरी बनी हुई है वो बीकानेर के अंदर बनी हुई है, यानी उसकी क्रम जो स्थली थी वो कहां पर बताई गई है, बीकानेर के अंदर बताई गई है। राय सिंह जो था 1574 की अगर बात करें तो 1572 के अंदर राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाकर चंद्रसेन के विरुद्ध भेजता है। कौन भेजता है? राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध। तो अकबर ने भेजा था राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध। राय सिंह को अकबर भेजता है और राय सिंह के समय में 1589 से 94 के मध्य इसका एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था करमचंद और करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और करमचंद बसोत के तक भी राय सिंह को क्या बताया गया है, राजेंद्र बताया गया है। जीते हुए शत्रु के साथ में अच्छा व्यवहार करने वाला ही क्या होता है, राजेंद्र होता है। और बीकानेर चित्रसेनी की जो शुरुआत होती है वो किसके समय में होती है, राय सिंह के समय में होती है। उसके बाद में दलपाल ये कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। उसके बाद में दलपाल कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। सूरसिंह भी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं है। करण सिंह के समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती है और करण सिंह के समय की जो महत्वपूर्ण घटना थी 1644 के अंदर जो मथुरे की जो राड़ हुई थी वो करण सिंह के समय की महत्वपूर्ण घटना आती है। उसके बाद में एक जो अपना आ से बनता है अनूप सिंह के समय में क्या होता है कि जो उस्ता कला थी, उस्ता कला जो है वो राजस्थान से भी लाहौर से बीकानेर लाया गया। और उस्ता कला के जो उस्ता कला के जो कलाकार हैं वो क्या कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं। पहला था निजामुद्दीन और वर्तमान में कौन है, हनीफ उस्ता है। उसके बाद में जो शासक है वो कौन आता है, सरदार सिंह है। सरदार सिंह जो था इसने अपनी क्षेत्र से बाहर बटालू पंजाब के अंदर इसने अंग्रेजों की सहायता की थी और अंग्रेजों ने इसको डिबी करने के 41 गांव भेंट किए थे। अंग्रेजों ने किसको भेंट किए थे, सरदार सिंह को भेंट किए थे। गंगा सिंह सबसे महत्वपूर्ण शासक है जो 7 वर्ष की अवस्था में क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। और शासक बनता है 1887 के लगभग ये शासक बनता है। उसके बाद में 1899 के अंदर चीन के अंदर एक विद्रोह हुआ था, बॉक्सर विद्रोह है। उसके अंदर इसने अंग्रेजों का साथ दिया था, भाग लिया था। हम कह सकते हैं कि गंगा सिंह ने बॉक्सर विद्रोह के अंदर भाग लिया था। इसके अलावा इसने 1913 के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। 1913 के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। 1919 की जो एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि, और इस वर्साई की संधि में भी इसने भाग लिया था। 1921 में इसने नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी और नरेंद्र मंडल का प्रथम जो शासक आता है वो कौन आता है, गंगा सिंह आता है। नरेंद्र मंडल का प्रथम शासक और नरेंद्र मंडल नाम दिया था, जो नरेंद्र मंडल नाम है वो अलवर के जय सिंह ने दिया था। उसके बाद में इसने महत्वपूर्ण बात 1927 में इसने गंग नहर का प्रकाशन किया था। राजस्थान भारत की विश्व की सबसे बड़ी
ऊंटों की सेना को लेकर गया था, चीन के अंदर ऊंटों की सेना को लेकर गया था। साथ में 1930, 31 और 32 तीनों बॉल के सम्मेलन में भाग लेने वाला राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति कौन था? गंगा सिंह था। इसके बाद में अगला जो राजवंश आता है अपना आमेर। देखो आमेर का जो संस्थापक था उसका नाम था दूल्हे राय या तेजकरण। दूल्हे के समान दिखता था। दूल्हे को किसके ऊपर बिठाया जाता है? घोड़ी के ऊपर। घोड़ी नहीं मिली तो किसके ऊपर बिठाया? कोकिल के ऊपर बिठाया इसको, और कोकिल इसको आसमान में लेकर उड़ी और इसको कहां पर गिर दिया? पृथ्वी पर गिर दिया। और पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी का क्या बढ़ गया? भार बढ़ गया। और भार बढ़ गया तो किसको याद किया? भगवान को। और जब भगवान को याद करते हैं तो भगवान क्या बढ़ता है? मान बढ़ता है। और जब भगवान कोई अच्छा काम करता है तो क्या बोलते हैं सभी? जय जय, यानी कि जय बोलते हैं। मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। तो आमेर के जो शासक थे उनकी जो कुल देवी आती है उसका नाम आता है जमुआई माता। आमेर के शासकों की कुल देवी जमुआई माता आती है। मारवाड़ के शासकों की कुल देवी जो आती है नागरेची माता आती है। और मेवाड़ के शासकों की कुल देवी आती है बाण माता। और बीकानेर के शासकों की जो कुल देवी या इष्ट देवी जो थी वो करणी माता थी। चारण जाति की करणी माता थी। ये इसकी बीकानेर के शासकों की इष्ट देवी आती है। क्योंकि इसने 1137 के अंदर मीणाओं और बड़गुजरों को हराकर आमेर जो दौसा वाला क्षेत्र था उसके ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था और कछवाहा राजवंश की नींव रखी थी। ये अपने आप को राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं, जिसके उसी कुश से ही इनका नाम क्या पड़ा था? कछवाहा नाम पड़ा था। उसके बाद में कोकिल देव ने 1207 के अंदर आमेर को राजधानी बनाया था जो 1727 तक रहती है। उसके बाद में पृथ्वीराज राणा सांगा की सहायता करने के लिए गया था खानवा के युद्ध के अंदर। और इसने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? सांगा रखा था। और अपने क्षेत्र को 12 भागों में बांटा जो 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। भारमल ने 1562 के अंदर चगताई खां की सहायता से अकबर के साथ में संधि की थी। और 6 फरवरी 1562 को अकबर और हरकाबाई का विवाह करवाया था। भारमल की पुत्री हरकाबाई थी भगवान दास या भगवंत दास जो 1573 के अंदर अकबर ने तीसरे शिष्टमंडल के रूप में इसको भेजा था। इसका पुत्र था मान सिंह है। और मान सिंह को अकबर की सेवा में छोड़ा था। इसकी एक पुत्री आती है मानबाई या जगत गुसाई, जिसका विवाह जहांगीर के साथ में करवाया था। उसके बाद में मान सिंह, जिसे अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी, अपने पुत्र के समान माना था मान सिंह को। मान सिंह ने अकबर की ओर से कई सैन्य अभियान किए थे, जैसे 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य होता है। 1594 के अंदर बंगाल के केदार के साथ युद्ध में इसके 3 पुत्र जगत सिंह, हिम्मत सिंह और सूरज सिंह की मृत्यु हो गई थी। और उसी जगत सिंह की याद में इसकी पत्नी कनका देवी ने जगत शिरोमणि मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिसमें श्री कृष्ण की वही प्रतिमा लगी है जिसकी पूजा मीरा कहां पर करती थी? चित्तौड़ के अंदर मीरा जिसकी पूजा किया करती थी। उसके बाद में देखो मान सिंह पर्शिया ईरान जो है, पर्शिया ईरान से मान सिंह ने पर्शिया ईरान से ब्लू पोट्री कला और मीनाकारी कला को लाहौर लेकर आया था। और लाहौर से मान सिंह इसको कहां पर लेकर आया था? जयपुर में लेकर आया था। सवाई जय सिंह के समय 1665 में पुरंदर की संधि होती है शिवाजी के साथ में। मिर्जा राजा जय सिंह के समय पुरंदर की संधि होती है। और सवाई जय सिंह जो था ये एक महान शासक था। और जो सवाई जय सिंह है, इस सवाई जय सिंह ने अपने समकालीन 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा था। इसने जाजों का युद्ध जो हुआ था उसमें आजम का साथ दिया था। 1707 के अंदर एक युद्ध होता है जाजों का, जिसमें आजम का साथ दिया था। लेकिन विजय तो किसकी होती है? मुअज्जम की होती है। विजय तो किसकी होती है? मुअज्जम की होती है। उसके बाद में क्या होता है कि इसने
परमान सिंह सेकंड इसने इसके समय में 1707 में क्या होता है, एक समझौता होता है, देवारी समझौता, और इसने 1718 से 1734 के अंदर 4 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। एक दिल्ली में है जो सबसे जो पुरानी है वो दिल्ली में है, एक जयपुर में है जो सबसे बड़ी है, और जयपुर की जो सौर वेधशाला है उसके अंदर एक जो यंत्र रखा गया है जंतर मंत्र, जिसको जंतर मंत्र के नाम से जाना जाता है। यहीं पे एक स्मार्ट यंत्र रखा गया है जिसको ऊंचाई मापने के लिए काम आता है। एक मथुरा है और एक उज्जैन है और एक वाराणसी। ये इसने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण किया था, और इसी के समय में क्या होता है कि मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको युद्ध के लिए भेजा था। मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इस मोहम्मद शाह रंगीला ने भरतपुर के जाट रियासत के शासक कुंडामन के विरुद्ध युद्ध में भेजा था, और इसने वहां पर विजय हासिल की, तो इसको राज राजेश्वर और महाराजा धीराज की उपाधि मिली, और साथ में डींग भरतपुर की जागीर मिली। महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 नवंबर 1727 को इसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। इसने तो सवाई जय सिंह ने की थी, और यहाँ से राजधानी जो है वो कौन सी बन जाती है, तो राजधानी भी जयपुर बन जाती है। उसके बाद में शासक आते हैं ईश्वरी सिंह है, माधव सिंह है, प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह का जो समय है वो आमेर जो यहाँ पर आमेर का स्वर्ण काल माना जाता है प्रताप सिंह के समय को। इसके बाद में राम सिंह सेकंड और माधव सिंह सेकंड आते हैं। राम सिंह सेकंड आता है, माधव सिंह सेकंड आता है, और लास्ट में आता है मान सिंह द्वितीय। अपने टॉपिक हो गए मारवाड़ हो गया, बीकानेर हो गया, आमेर हो गया, और अपने मॉडर्न के जो टॉपिक थे वो भी हो गए। अभी रहा है अपना मेवाड़, जिसके अंदर मैं आपको चौहान भी साथ में करवा दूंगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है मेवाड़, मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो देखो, मेवाड़ को प्राचीन शिलालेखों में मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद कहा जाता था। प्राचीन शिलालेखों में प्रागवाट, मेदपाट और सीवी जनपद कहा जाता था, और सीवी जनपद की जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, नगरी कहते हैं। और नगरी कहां पर है भैया, तो नगरी चित्तौड़ में। मेवाड़ का जो प्रथम शासक आता है उसका नाम आता है गुहिल। गुहिल ने 565-66 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की स्थापना की। एक इतिहासकार आता है मोहम्मद नेडसी, जिसने कुल 24 शाखाएं बताई है, जिनमें से 2 महत्वपूर्ण है, एक है गुहिल और दूसरी कौन सी है, सिसोदिया। गुहिल शाखा की हम बात कर रहे हैं, तो गुहिल शाखा का प्रथम शासक आता है गुहिल। 565-66 में इसने गुहिल वंश की स्थापना की। एक शासक आता है बप्पा रावल। बप्पा रावल प्रारंभ में उदयपुर के ब्राह्मणों की गाय चराता था, और इसने क्या किया, 734 के अंदर हरित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया, और इसे मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो बप्पा रावल को दिया जाता है, और इसी का मूल नाम जो था वो कालभोज था। बप्पा रावल का मूल नाम था कालभोज। उसके बाद में शासक आता है अलट। ऐसे अलट, ऐसे आलसी। आलसी आदमी क्या रखता है, नौकर। तो नौकरशाही की स्थापना किसने की थी, अलट ने। ऐसे आलसी, और इस है से याद रखो, है आहड़। ऐसे आलसी और ऐसे आहड़ को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। है से याद रखो, हुण राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी के साथ में इसने क्या किया था, विवाह किया था। इसके बाद में एक शासक आता है जिसका नाम आता है जैत्र सिंह। कुछ याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है जैत्र, चित्र और इत्र। तो जैत्र, चित्र, इत्र आपको याद रखना है। जैत्र से जैत्र सिंह है, इत्र से इल्तुतमिश। जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के 1227 में युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था भूताला का युद्ध, जिसमें चित्तौड़ को जिसके बाद में चित्तौड़ को क्या बनाया गया था, राजधानी
बनाया गया था। इसने आवड़ को नष्ट कर दिया था, नागदा को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद में चित्तौड़ को राजधानी बनाया। उसके बाद में आता है तेज सिंह। तेज सिंह तेज आदमी था। इसके समय में 1260 ईस्वी में मेवाड़ चित्र शैली की शुरुआत हुई और प्रथम जो चित्रित ग्रंथ आता है उसका नाम आता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक जो ग्रंथ है वो किसके समय का है? तेज सिंह के समय का है। और लिखा किसने था? कमल चंद्र ने लिखा था। तेज सिंह के बाद में जो शासक आता है समर सिंह आता है। समर सिंह के अंदर मैं आपको चौहानों के बारे में भी साथ में बता दूंगा। समर सिंह के अंदर ही देखो हुआ क्या, समर सिंह के समय की बात है। शासक था समर सिंह। मेवाड़ का जो शासक था वो समर सिंह था। इधर मान लो क्या है? दिल्ली है। दिल्ली का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। इधर मान लो मेवाड़ है, ठीक है। इधर आ गया रणथंभौर और ये वाला क्षेत्र मान लो किसका है? जालौर का है। ये है मेवाड़, रणथंभौर और ये हो गया जालौर। मेवाड़ का शासक था समर सिंह। जालौर का जो शासक था उसका नाम था कानड़देव और रणथंभौर का जो शासक था उसका नाम था अमीर। दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खां और एक का नाम था उलुग खां। ये दोनों गुजरात के ऊपर आक्रमण करने आ गए। इनके साथ में दो नवीन सेनापति भी हैं। एक का नाम है मोहम्मद शाह और दूसरे का नाम है किहकरू। ये जब आ रहे हैं तो ये जाते समय जो है वो किस रास्ते से जाएंगे? किस रास्ते से जाएंगे? तो मान लो भी ये जा रहे हैं मेवाड़ के रास्ते से। कौन से? सॉरी, यहाँ पर मेवाड़ है और यहाँ पर है रणथंभौर। यहाँ का हमीरदेव कर लो और यहाँ का समर सिंह। मेवाड़ के रास्ते से जा रहे हैं। मेवाड़ के शासक समर सिंह ने इसे करो शुरू। जैसे गुजरात में जाने के बाद में चारों की आपस में लड़ाई हो गई। अब जैसे लड़ाई होती है तो ये दोनों भागकर शरण में चले जाते हैं किसकी? रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान। अब यहाँ से जीत कर ये वापस जा रहे थे। इन्होंने सोचा कि जालौर के रास्ते से चलते। अब कानड़देव ने इनसे सोमनाथ की मूर्ति को छीन लिया। तब इन्होंने जाकर अलाउद्दीन खिलजी को बताया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले 1301 के अंदर आक्रमण किया था रणथंभौर। इस युद्ध में हमीरदेव चौहान के नेतृत्व में केसरिया होता है और इसकी पत्नी रंग देवी या रंगा देवी के नेतृत्व में जौहर होता है। यह है प्रथम शाखा था राजस्थान का। 1303 में मेवाड़ का भी मैं आपको बता दूंगा। 1308 के अंदर होता है जालौर की जो कुंजी थी सिवाड़ा। सातलदेव वहां पर था। सातलदेव के नेतृत्व में केसरिया होता है और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक जो सेनापति था कमालुद्दीन दुर्ग उसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। 1311 में स्वयं जालौर के ऊपर आक्रमण करते हैं और 1311 के अंदर जालौर के शासक कानड़देव चौहान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो समर सिंह के बाद में मेवाड़ का जो अगला शासक बनता है उसका नाम आता है रावल रतन सिंह। चौहानों की जो कुल देवी है उसका नाम है शाकंभरी माता। उसके बाद में जो मेवाड़ का शासक बनता है उसका नाम आता है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह शासक बनता है और इधर अलाउद्दीन खिलजी है। रावल रतन सिंह की शादी हो गई पद्मिनी के साथ में। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पद्मिनी को पाने की लालसा रखता है क्योंकि रतन सिंह के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था राघव चेतन। और राघव चेतन ने जाकर अलाउद्दीन खिलजी को कहा, इसका यहाँ पर कोई अपमान हो गया था, इसने आकर अलाउद्दीन खिलजी को कहा कि भैया आप इसको पद्मिनी जैसी खूबसूरत पत्नी आपकी आ जाएगी, आप पद्मिनी को हासिल कर लो। तब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के अंदर चित्तौड़ के चारों ओर घेरा बना लिया और इस युद्ध में रावल रतन सिंह के नेतृत्व में होता है केसरिया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर होता है और साथ में
रानी पद्मिनी के चचेरा भाई और चाचा गोरा और बादल का भी यहाँ पर क्या हो जाता है, वध हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल, जो चित्तौड़ था उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी और चित्तौड़ का अलाउद्दीन खिलजी ने नाम बदल कर क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। लेकिन बाद में कौन आ गया यहाँ पर, सिसोदिया सरकार थी और शासक बन गया अमीर सिसोदिया। अमीर सिसोदिया जो है, इस अमीर सिसोदिया को वीर विनोद पुस्तक के कवि श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंदर इसको क्या बताया है, तो इसको जो अमीर सिसोदिया है इसको रसिक प्रिया के अंदर वीर राजा कहा जाता है। अमीर सिसोदिया ने सिगोली का युद्ध किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने सिगोली का युद्ध किया था, किसके साथ में किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में इसने, मोहम्मद बिन कासिम के तुगलक के साथ में इसने युद्ध किया था। कौन सा, सिगोली का युद्ध किया था और साथ में इसने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में अमीर सिसोदिया के बाद में आता है खेता। खेता कोई कोल्डेन नहीं है, खेता की पत्नी थी जिसका नाम था, दासी पत्नी थी खातिन। खातिन के दो पुत्र थे, चाचा और मेरा, ये महत्वपूर्ण है। खेता के बाद में शासक बनता है लाखा। लाखा के समय में मेवाड़ के जो उदयपुर था उसके अंदर जावर खानी की थी राणा लाखा के समय में। राणा जो लाखा है इसका विवाह है रणमल की बहन हंसाबाई के साथ में। शर्त होता है कि इसका जो पुत्र होगा वो आगे क्या बनेगा, शासक बनेगा। और इसका जो पुत्र होता है हंसाबाई का, उसका नाम आता है मोकल। मोकल आगे का शासक बनता है। मोकल का संरक्षक पहले तो था राणा लाखा का दूसरा पुत्र जिसका नाम था चूड़ा, लेकिन हंसाबाई ने मोकल का संरक्षक अपने भाई को बना दिया। भाई का नाम था रणमल राठौड़। उसके बाद में क्या हुआ कि रणमल राठौड़ और चाचा मेरा और उनके साथ में मेहपा पवार भी थे। इन्होंने मिलकर 1433 में मोकल की हत्या करवा दी। मोकल के बाद में मोकल का जो पुत्र था उसका नाम था कुंभा। कुंभा शासक बनता है। कुंभा 1433 के अंदर शासक बनाता है। एक महत्वपूर्ण शासक महाराणा कुंभा, जिसकी कुल 108 उपाधियां हैं। इसकी 108 उपाधियां विनोद भट्टाचार्य, हालगुरु, शेरगुरु, छापगुरु, चापगुरु और नाटक राजकर्ता और ऐसी इसकी कुल 108 उपाधियां हैं महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा ने सबसे पहले शासक बनते ही 1433-34 के अंदर ही चाचा मेरा और मेहपा पवार के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन चाचा मेरा तो मारे गए और चाचा का पुत्र एका और मेहपा पवार जो थे वो भागकर मालवा का एक सुल्तान था जिसका नाम था महमूद खिलजी फर्स्ट। इस महमूद खिलजी फर्स्ट के पास में चले गए और महमूद खिलजी फर्स्ट को महाराणा कुंभा ने मैसेज भेजा कि आप हमारे विद्रोहियों को हमें वापस कर दीजिए। लेकिन महमूद खिलजी फर्स्ट ने इनकार कर दिया। तब महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ में 1437 को सारंगपुर का युद्ध होता है और सारंगपुर के युद्ध विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। विजय स्तंभ कुल 7, जो विजय स्तंभ की 9 मंजिल है, 9वीं मंजिल को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। विजय स्तंभ के जो शिल्पी थे जेता, नापा, पुमा और पूजा थे। इसकी ऊंचाई 122 फीट और इसमें 152 सीढ़ियां हैं, 157 सीढ़ियां हैं। और इस जो विजय स्तंभ है वो राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ को बताया गया है। महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी की याद में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और इसी कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उसके बाद में देखो महाराणा कुंभा का जो पुत्र था उसका नाम था रायमल। रायमल जो था, उस रायमल के 3 पुत्र थे। महत्वपूर्ण जो थे उसके 3 पुत्र थे। एक का नाम था राणा सांगा, पृथ्वीराज और एक था जयवंत। अंततः जो शासक बनता है इसका जो पुत्र है, उत्तराधिकारी का युद्ध होता है और युद्ध में राणा सांगा जो है वो क्या बनता है, शासक बनता है। राणा सांगा शासक बनने के बाद में सबसे पहले तो ये शासक बनने से पहले अपने भाइयों के डर से अजमेर के जंगलों में करमचंद पवार की शरण में रहा था। लेकिन बाद में ये जैसे ही शासक बनता है तो इसके समकालीन दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ में इसके 2 युद्ध होते हैं। एक तो था खातौली का युद्ध जो 1517 में होता है, एक था बाड़ी का युद्ध जो 1518 में होता है। दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की हार होती है। इसके बाद में 1526 के अंदर
बाबर ने भारत की तरफ आक्रमण किया और बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और अब बाबर की सत्ता स्थापित हो गई। बाबर के साथ में दो बड़े युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है जिसका नाम होता है बयाना का युद्ध, जो होता है 1527 में होता है, 16 फरवरी 1527 को। उसके बाद में युद्ध होता है खानवा का युद्ध, रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर खानवा का युद्ध होता है। और जो खानवा का युद्ध था, इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ में 7 राजा 9 राव और 104 सामंत थे। राणा सांगा के साथ में 7 राजा 9 राव और 104 सामंत थे, राणा सांगा के साथ में थे। उसके बाद में देखो इस युद्ध के अंदर जो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है जाला अज्जा। जाला अज्जा ने राणा सांगा का राजमुकुट धारण करके युद्ध किया था बाबर के साथ में, वीर गति को प्राप्त हो गया था। राणा सांगा का जो चबूतरा बना है वो बसवा दौसा में बना है और इसकी छतरी जो है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है, जो कितने खम्भों की है, 32 खम्भों की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी एक छतरी भी बनी हुई है, इसकी राणा सांगा की। उसके बाद में राणा सांगा के बाद में जो शासक आता है उसका महत्वपूर्ण शासक एक तो ये आता है, यानी राणा सांगा के बाद में जो शासक बनते हैं जैसे कि लक्ष्मण जो शासक आता है राणा सांगा के बाद में रतन सिंह सेकंड भी शासक बनता है, लेकिन ज्यादा समय तक रतन सिंह सेकंड शासक नहीं रहता है। और उसके बाद में जो शासक बनता है वो कौन बनता है, विक्रमादित्य। अगला जो शासक बनता है वो विक्रमादित्य बनता है। विक्रमादित्य की जो माता थी उसका नाम था कर्मावती, हाड़ी रानी कर्मावती। इस हाड़ी रानी कर्मावती के समय में गुजरात का शासक था बहादुर शाह, जिसने 1533 के अंदर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन इसने यहाँ पर इसको क्या दे दी, जो कर्मावती थी, इस कर्मावती ने सभी दुर्गों की चाबियां इसको सौंप दी। लेकिन फिर से 1534 में इसने फिर से आक्रमण किया तो इसने हुमायूं को राखी भेजी थी कर्मावती ने, लेकिन हुमायूं सहायता नहीं कर सका, जिसके कारण यहाँ पर कर्मावती के नेतृत्व में जौहर होता है और देवरिया ठाकुर बाग सिंह के नेतृत्व में क्या होता है, केसरिया होता है। उसके बाद में क्या होता है कि पृथ्वीराज की एक दासी, एक जो पासवान रानी थी अनौर, उसका एक पुत्र था और उसके पुत्र ने हत्या कर दी किसी भी विक्रमादित्य की और मारना चाहता है उदय सिंह को। लेकिन होता क्या है कि इसकी एक दाइमा थी जिसका नाम था पन्नादाई। पन्नादाई ने उदय सिंह को यहाँ से बचा लिया। अब आगे का जो शासक बनता है उदय सिंह बनता है। उदय सिंह एक बहुत ही निर्बल शासक था। उदय सिंह के समय में 1567-68 के अंदर अकबर ने आक्रमण किया था। इसने यहाँ पर जयमल मेटिया, प्रताप सिसोदिया और गलाजी राठौड़ के नेतृत्व में इस क्षेत्र को यहाँ से इसने छोड़कर स्वयं चला गया पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर। और 1567-68 में जयमल मेटिया, प्रताप सिसोदिया और जो गलाजी राठौड़ थे उनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या होता है, केसरिया होता है और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर होता है। यह चित्तौड़ का तीसरा शाखा माना जाता है और चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया था। अगला जो शासक आता है वो आता है महाराणा प्रताप। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिसका जन्म 9 मई 1540 विक्रम संवत 1557 में ज्येष्ठ तृतीया के दिन कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और महाराणा प्रताप के समकालीन वही कौन आ गया, अकबर आ गया। अब अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए शिष्टमंडल भेजा था। सबसे पहले इसने जल्लाल खां कोरची को भेजा था 1572 में। इसके बाद में मान सिंह जाता है 1573 में, फिर जाता है भगवंत दास 1573 में और फिर जाता है टोडरमल 1573 के अंदर। लेकिन प्रताप नहीं माना तब 1576 कुछ इतिहासकार 21 जून बताते, कुछ 18 जून बताते हैं। 18 जून 1576 को मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य एक युद्ध होता है। बहुत बड़ा युद्ध था जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। इस हल्दी घाटी के युद्ध में जो ये निर्णायक युद्ध रहा था, इसमें जाला पिता ने महाराणा प्रताप का राजमुकुट धारण करके युद्ध किया था मान सिंह के साथ में और विजय प्राप्त। जो निर्णायक युद्ध था, महाराणा प्रताप को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है इसका नाम था चेतक। चेतक की भी मृत्यु हो जाती है इस युद्ध के बाद में। और चेतक की मृत्यु कहाँ पर होती है, बलीचा गांव में होती है, जिसके कारण इसका बलीचा गांव में इसकी क्या बनी हुई है, चेतक की समाधि बनी हुई है। महाराणा प्रताप ने अपना
कोलिहारी गांव में करवाया था। कोलिहारी गांव में महाराणा प्रताप ने अपना इलाज करवाया था। उसके बाद में देखो महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1578 में शहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार आक्रमण किए जाते हैं और कुंभलगढ़ जो दुर्ग था उसके ऊपर भी इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लेते हैं महाराणा प्रताप। इसके बाद में 1578 में शहबाज खान, उसके बाद में 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में आक्रमण होता है, लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना जो है उसने शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया था और बाद में इसकी जो पत्नियां थी, इसकी जो रानियां थी, बेगमें थी, उनको अमर सिंह उठाकर ले गया था और बाद में प्रताप के कहने पर छोड़ भी दिया था। परंतु क्या होता है कि जो अब्दुल रहीम खाने खाना था उसकी उदारता की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये वापस चला जाता है। 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है जो लंबे समय तक चला था, जिसके कारण इसको मैराथन भी कहा जाता है। लंबे समय तक दिवेर का युद्ध चला था। 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध होता है और इस दिवेर के युद्ध से ही महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश होता है। 1584 के अंदर जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी थी महाराणा प्रताप के विरुद्ध, लेकिन फिर भी जगन्नाथ कछवाहा की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और जगन्नाथ कछवाहा की मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। और ये अकबर की ओर से अंतिम अभियान था। 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया से चावंड को जीतकर अपनी क्या बना ली थी, राजधानी बनाया था कुछ समय के लिए। और चावंड चित्रशैली का प्रकाश जो है वो महाराणा प्रताप के समय में होता है। और 1597 में महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। धनुष के ऊपर प्रतंचा चढ़ाते हुए 19 जनवरी 1597 को जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो अकबर भी रोने लग गया था कि आज एक सच्चे देशभक्त की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है अमर सिंह है। और अमर सिंह जो था इसने 1615 के अंदर मुगल मेवाड़ संधि की थी। और मुगल मेवाड़ जो संधि है, इस मुगल मेवाड़ संधि की थीम क्या थी कि मुगल मेवाड़ संधि के अकॉर्डिंग जो मेवाड़ के शासक है वो चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाएंगे और साथ में जो यहाँ पर मुगल दरबार के अंदर मेवाड़ का राजा नया का राजकुमार आएगा और प्रथम जाने वाला राजकुमार जो मुगल दरबार में जाने वाला राजकुमार जो था वो था कर्ण सिंह। उसके बाद में अगला जो शासक आता है वो आता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह, इसके अंदर कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसने क्या किया था, कर्ण सिंह ने जो पिछोला झील है, पिछोला झील राणा सांगा के समय की है, पिछोला झील के किनारे इसने जग मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था और उसको जगत सिंह ने क्या कर दिया था, पूर्ण कर दिया था। और एक महत्वपूर्ण शासक और आता है राज सिंह। और राज सिंह इसने विजय कटकातु की उपाधि को धारण किया था और इसने टीका दौड़ का प्रचलन प्रारंभ किया था राज सिंह ने। और साथ में इसने गोमती नदी के जल को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। औरंगजेब का सबसे बड़ा विरोधी जो था वो राज सिंह था। इसने कभी भी मुगल मेवाड़ संधि को नहीं माना, चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाना भी प्रारंभ कर दिया था। और साथ में इसने क्या किया कि मेवाड़ के अंदर जजिया कर लेना भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ये आपके सभी के सभी टॉपिक हो चुके हैं। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार जरूर देखना और आगे से हम कल से ही कंटिन्यू आपकी साइंस और जीके की जो क्लासें हैं वो लगातार चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेगी। ये तो था अपना बीएसटीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मान लो कि बीएसटीसी के जो स्टूडेंट है उन्हीं के लिए था। और कल से हमारा जो मैटर है वो डीप से डीप चलेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आरएस और आईएएस लेवल तक का जो आपको जीके का कंप्लीट सिलेबस जो है वो मिलेगा और साथ में आपको साइंस की भी क्लासें मिलेगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।